22वां है, वो है शादवाद के 7 प्रकार हैं। हाँ, शाद का मतलब क्या होता है? तो कुछ इंग्लिश टेक्स्ट में जब शादवाद को दूसरे विद्वान जब ट्रांसलेट करते हैं तो वो कहते हैं कि मे बी, इसका अर्थ वो लगाते हैं मे बी, है ना। इट मे बी इन ए लिविंग ऑब्जेक्ट और इट मे बी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। सो मे बी सेंस में ये ना डाउट रहता है, तब हम शाद का प्रयोग करते हैं। वास्तव में ये नहीं, अर्थ ये अर्थ नहीं है। शाद का मतलब होता है अनेकांत। शाद शब्द एक प्रकार का, इसको ग्रामेटिकल टर्म्स में इसको एक अव्यय कहा जाता है, अव्यय। ये संस्कृत में शाद वर्ब का वर्ब के रूप में भी शाद शब्द का प्रयोग होता है, एक वर्ब के रूप में भी यूज होती है, जिसका अर्थ होता है मे बी। ठीक है ना। किंतु शाद एक अव्यय यानी उसको कहते हैं इनडिक्लाइनेबल। ठीक है। अव्यय की भाषा जो होती है उसमें कोई रूल नहीं लगते हैं ग्रामेटिकल। वो वर्ड ऐसा ही एज इट इज ही हमेशा हर कॉन्टेक्स्ट में वैसे ही यूज में आता है। उसके उसका फॉर्म कभी चेंज नहीं होता, तो उसको अव्यय कहा जाता है। ठीक है ना। जैसे संस्कृत में च होता है, खलु होता है। तो ये शब्द आप कभी भी कहीं भी यूज करो, वो खलु को खलु ही लिखना है सब जगह आपको। च को च ही लिखना है। वो च का चा नहीं बनेगा, चे नहीं बनेगा, ची नहीं बनेगा। कोई लिंग के आधार पर, काल के आधार पर, नंबर के आधार पर उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। वो एज इट इज रहना हर कंडीशन में, तो उसको अव्ययवाची शब्द बोला जाता है। तो शाद शब्द जो है एक अव्ययवाचक शब्द है और इसका मीनिंग है अनेकांत। और अनेकांत का अर्थ क्या होता है कि एक वस्तु के अनेक पहलू है, अनेक एस्पेक्ट है, अनेक एट्रीब्यूट्स एक वस्तु के अंदर होते हैं। तो उसको आप जब देखोगे समझोगे तो आपको समझने के लिए भी अनेक दृष्टि चाहिएगी। आपकी दृष्टि में अनेक होनी चाहिए। आप एक दृष्टि से सारे धर्मों को नहीं समझ पाओगे। तो जब अनेक दृष्टि से जब समझोगे तो अब बात ये आती है कि भाई अनेक दृष्टि से हम वस्तु को समझ तो लेंगे, किंतु अनेक दृष्टि से उसका कथन नहीं कर सकते हैं। हम जिस समय उसका उसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, या उसको डिफाइन करते हैं, या उसके बारे में कोई स्टेटमेंट देते हैं, तो वो किसी न किसी एक एंगल से वो बात कही जाती है। ठीक है ना। और दूसरे जितने भी एंगल्स हैं वो भी आपको क्लियर है कि वो भी है, किंतु आप उनको कह नहीं सकते हो। तो आप क्या करते हैं कि एक एंगल से बात कहते हो और बाकी सब एंगल को मार्जिन में रखते हो। इसको कहते हैं कि मार्जिन में रखना। ठीक है ना। यानी साइड में रखना, सेकेंडरी होते हैं। एक आपकी प्राइमरी होता है और बाकी सब सेकेंडरी एट्रीब्यूट्स होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं, जो कि आपके लिए अभी रिलेवेंट नहीं है, तो आप उसको डिस्कस नहीं करते हो। तो आप इस तरह की जब अनेकांतिक वस्तु को जब कभी हमें कहना होता है, तो हम एक धर्म को मुख्यता देते हैं और अन्य धर्मों को हम गौण रख करके वस्तु का विवेचन करते हैं। So giving priority to one attribute and keeping all other attributes in margin or as secondary attributes, we explain this something. Okay. तो ये जो इसको तत्वार्थ सूत्र में कहा गया, अर्पिता नर्पित सिद्धे। अर्पिता नर्पित सिद्धे यानी एक वस्तु, एक धर्म को आप प्रायोरिटी देंगे और बाकी सब धर्मों को गौण सेकेंडरी पोजीशन में रखेंगे, तभी आप किसी वस्तु को एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर सभी धर्मों को आप प्रायोरिटी बेसिस पर अगर एक्सप्लेन करने चलोगे, तो आपके पास ऐसा न तो कोई शब्द है, न कोई ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें पूरी वस्तु को आप एक्सप्लेन कर सको। तो आप जब कभी वस्तु को एक्सप्लेन करते हैं, उसके किसी एक एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं, अदर एस्पेक्ट के बारे में न्यूट्रल रहते हैं, उनको डिस्कस नहीं करते, ना उनको रिजेक्ट करते हैं आप। ठीक है। तो ये अनेकांत की जो शैली है बताने की वस्तु की, कि उसमें ये शाद, तब हम शाद का प्रयोग करते हैं। हम ये इंडिकेट करते हैं कि शाद से कि वस्तु जो है वो तो अनेकांतात्मक है, उसमें अनेक धर्म है, बट हम अभी किसी एक धर्म की बात कर रहे हैं, किसी एक कॉन्टेक्स्ट में उसकी बात हो रही है। क्लियर। सो जो कॉन्टेक्चुअल स्टेटमेंट होता है उसको इंडिकेट करने के लिए आप शाद शब्द का प्रयोग करते हो।
तो अब ये हमको समझना है कि वस्तु में हमेशा किसी भी वस्तु को आप जब कभी एक्सप्लेन करेंगे तो उसको 3 तरीके से 3 मेथड है आपको एक्सप्लेन करने के। पहला मेथड है अफर्मेटिव मेथड, है ना? किसी वस्तु के बारे में या तो कोई आप पॉजिटिव स्टेटमेंट देंगे, एक है नेगेटिव स्टेटमेंट आप देते हो, तो उसको वो उसको कहते हैं निषेधात्मक कथन करना, ठीक है ना? तो किसी वस्तु के बारे में आप कभी एक्सप्लेन करते हो तो उसको निषेधात्मक भाषा में करते हो। और तीसरा एक तरीका होता है कि वस्तु में यद्यपि ये दोनों ही एस्पेक्ट होते हैं हमेशा, उसके बारे में आप पॉजिटिव स्टेटमेंट भी दे सकते हो और नेगेटिव भी दे सकते हो। क्यों दे सकते हो कि वस्तु में कुछ चीजें तो उसके अंदर कुछ क्वालिटीज उसकी अपनी इन्नेट है और उसमें वो हमेशा आपको मिलेगी, किंतु दुनिया की सारी अदर जो चीजें हैं उनकी सारी क्वालिटीज तो उसके अंदर नहीं होती है। उसमें अपनी क्वालिटीज है किंतु दूसरे पदार्थों की क्वालिटीज तो उसके अंदर नहीं होती है। क्लियर? सुनीता जी को मैं रूपल नहीं कह सकती हूँ, सुनीता को सुनीता तो कह सकती हूँ किंतु रूपल नहीं कह सकती हूँ ना, क्योंकि वो रूपल नहीं है। तो हर पदार्थ में इस तरह से दोनों बातें हमेशा रहेगी। उसमें हैव और हैव नॉट ये दोनों तरह की क्वालिटीज होती है। कुछ चीजें कुछ उसमें है और कुछ उसमें नहीं है। सो हैव और हैव नॉट की भाषा में जब कभी आप बात करोगे तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के स्टेटमेंट वस्तु के बारे में देने होंगे। क्लियर? केवल पॉजिटिव पॉजिटिव देने से भी प्रॉब्लम होती है, केवल नेगेटिव नेगेटिव स्टेटमेंट देने से भी प्रॉब्लम होती है। आपको हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के स्टेटमेंट देना चाहिए। तो ये देखिए अनेकांत आपके व्यवहार में भी बड़ा काम का है। अगर सुनील जी नेगेटिव ही नेगेटिव बोलेंगे सुनीता जी के बारे में तो सुनीता जी को थोड़ा सा इरिटेशन हो ही जाएगा ना। उनको पॉजिटिव भी बोलते रहना चाहिए, जो पॉजिटिव क्वालिटीज है उनको पॉजिटिव बोलिए, कुछ नेगेटिव क्वालिटीज होती है मुझ में भी है और सभी में, दुनिया में सभी लोगों में कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी होता है। तो उसके बारे में हम कोई नेगेटिव स्टेटमेंट देते हैं तो उसको भी रॉन्ग नहीं समझना, पर पूरा ही अगर नेगेटिव नेगेटिव हमेशा बोलते रहेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा साथ रहना ना। क्लियर? सो ये देखिए ये वस्तु का नेचर है, रियलिटी है ये कोई वो नहीं है कि मैं पॉजिटिव दृष्टि से देख रही हूँ या मैं नेगेटिव दृष्टि से देख रही हूँ। वस्तु के अंदर ही ये दोनों क्वालिटीज होती है। कुछ उसमें क्वालिटीज जो है वो तो है, जो नहीं है वो नहीं है, वो इसको एक्सेप्ट करने में भी दिक्कत नहीं है। और हर वस्तु को डिफाइन करने के लिए ये दोनों क्वालिटीज होना जरूरी है। जीव जीव है, जड़ नहीं है। क्लियर? मैटर नहीं है। सोल सोल है, मैटर नहीं है, क्योंकि उसमें मटेरियल क्वालिटीज नहीं है। ठीक है? अगर आप मटेरियल क्वालिटीज को भी एक्सेप्ट करने लग जाओ, उसको भी कहने लगो कि नहीं आत्मा में नेगेटिव कुछ नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो आप उसको मैटर भी कह सकते हो क्या फिर? है? नहीं कह सकते हो। केवल पॉजिटिव स्टेटमेंट से वस्तु का स्वरूप सुनिश्चित नहीं होता है। ठीक है? उससे तो एक ही ऑब्जेक्ट ग्लोबल फॉर्म ले लेता है, ग्लोबल पूरा विश्व बन जाता है अपने आप में। तो जो लोग ब्रह्म को मानते हैं कि ब्रह्म ने से सारी सृष्टि बनी हुई है, उनकी यही प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि हर वस्तु को बस अस्थि अस्थि की भाषा में अगर बोलते जाओ तो ब्रह्म समझ में आएगा। और कहीं वो कहते हैं कि अस्थि अस्थि की भाषा हम बोल नहीं सकते, लिमिट है उसकी भी, इसलिए वो कहते हैं कि नास्ति नास्ति की भाषा में बोलो तो ब्रह्म समझ में आएगा। नेति नेति की कि वस्तु ये ब्रह्म ये नहीं है, ब्रह्म वो नहीं है, ब्रह्म ये नहीं है वो नहीं है, क्योंकि कोई एक चीज में तो ब्रह्म समाया नहीं है, वो तो सृष्टि के सारे तत्वों में समाया हुआ है। तो सारे ही तत्व उसका स्वरूप है। अब आप इतने स्वरूप का इस तरह के स्वरूप का वर्णन कर पाओगे कभी? नहीं कर पाओगे। इसलिए वो कहते हैं कि देखिए इतना ही है कि उसको ब्रह्म को स्त्री मत कहो, पुरुष मत कहो, लाल मत कहो, काला मत कहो, मोटा मत कहो, पतला मत कहो, ये मत कहो, वो मत कहो, क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट से ब्रह्म का स्वरूप सीमित हो जाता है। क्लियर? तो उनका उनका अपना एक तरीका है कि ब्रह्म चूंकि सर्वत्र है और सब रूपों में है, और उन सब रूपों को समझना एक आम व्यक्ति के लिए की समझ से बाहर है,
और जब तक उन सब स्वरूपों को आप सामने न रखो तो ब्रह्म तत्व को सही ढंग से आप समझते ही नहीं हो। तो इसलिए वो कहते हैं नेति नेति का मेथड काम में ले लो। तुमको जो चीजें दिखती है ना वो ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म उससे भी आगे है ना, सरप्लस है उसका, उससे बियॉन्ड है। तो इसलिए वो नेति का मेथड को अप्रूव करते हैं। बट अभी हम बात ये कर रहे हैं कि वस्तु में अगर हम केवल पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट ही उसके बारे में करेंगे तो भी उसका स्वरूप निश्चित नहीं होगा, वो पूरा विश्व रूप बन जाएगी कि फिर आप किसी भी चीज को उसमें नेगेट नहीं कर सकते हो। आप जीव को मैटर भी बोलो, जीव को धर्मास्तिकाय भी बोलो, अधर्मास्तिकाय भी बोलो, आकाश भी बोलो, काल भी बोलो, जितने तत्व संसार में दूसरे जितने भी तत्व हैं उन सबको भी आप इसमें प्रूव करो। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो बोलो कि ये नहीं है इसमें, ठीक है ना, तभी जीव का स्वरूप सुनिश्चित होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलकर के ही वस्तु का स्वरूप सुनिश्चित कर सकते हैं। केवल पॉजिटिव से वस्तु ग्लोबल रूप हो जाती है, केवल नेगेटिव स्टेटमेंट देने से वस्तु शून्य हो जाती है, यानी उसका स्वरूप ही किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हम कहेंगे ये भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं, ब्रह्म ये भी नहीं, वो भी नहीं, तो क्या है ये कुछ समझ में नहीं आता है, जीरो हो जाता है चीज। क्लियर? सो केवल नेगेटिव स्टेटमेंट से वस्तु का स्वरूप जो है वो एक तरह से शून्य अवस्था में चला जाता है और पॉजिटिव कहने से विश्व रूप बन जाता है। और ये दोनों को साथ बोलने से उसका सुनिश्चित स्वरूप सामने आता है कि ये जीव है और जड़ नहीं है, मैटर नहीं है। ठीक है ना? तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें मटेरियल क्वालिटीज नहीं है, इसमें केवल जीव की ही क्वालिटीज होती है, जो चेतना है ये वो क्वालिटीज इसके अंदर है। तो आपको जीव का स्वरूप पूरी तरह से स्पष्ट समझेगा। तो ये दो चीजें हैं, पॉजिटिव चीज को कहने के लिए आपके पास अस्ति है और नेगेटिव चीजों को कहने के लिए नास्ति है। किंतु वस्तु में ये दोनों एक साथ है। आप जब पॉजिटिव बोल रहे हो तब आप नेगेटिव को छोड़ देते हो, नेगेटिव के बारे में बोलते हो तब पॉजिटिव को छोड़ देते हो। आप कभी भी पूरी तरह से वस्तु को एक्सप्लेन नहीं करते हो। तो अब क्या तरीका है पूरे वस्तु को एक्सप्लेन करने का? तो आचार्यों ने कहा कि वो अनिर्वचनीय है, इनएक्सप्लिकेबल है, अवक्तव्य है। संपूर्ण वस्तु का विवेचन भगवान भी नहीं कर सकते, तीर्थंकर भी नहीं कर सकते हैं, कोई भी शक्ति नहीं कर सकती है ना? क्यों? क्योंकि भाषा की लिमिटेशन है। भाषा एक समय में एक ही बात कहती है, दो बातें नहीं कवर करती है, जबकि वस्तु में दोनों बातें एक साथ है। तो आपको जब तक दोनों बातें एक साथ आप नहीं बोलते हो तब तक वस्तु का पूरा एक्सप्लेनेशन होता ही नहीं है, विवेचन होता ही नहीं है। इसलिए आपको इसीलिए कहा जाता है कि जो कुछ कहा जाता है वो पार्शियल ट्रुथ होता है, कंप्लीट ट्रुथ तो होता ही नहीं है। कंप्लीट ट्रुथ को आप जान तो सकते हो, बोल नहीं सकते हो कभी भी, तीर्थंकर भी नहीं बोल सकते। इसलिए कहा जाता है नत्थी नय विहूनम जिनवयनम। विशेष आवश्यक भाष्य में जिनभद्र गणिक क्षमा शमन ने ये बात कही है कि तीर्थंकरों के वचन भी सापेक्ष होते हैं, निरपेक्ष वचन तीर्थंकर भी नहीं कर सकते हैं। एब्सोल्यूट स्टेटमेंट कोई भी नहीं दे सकता है, हमेशा नॉन एब्सोल्यूट या रिलेटिव स्टेटमेंट दिए जाते किसी भी वस्तु के बारे में। क्लियर? आइंस्टीन ने भी कहा था कि we can know only the relative truth. The absolute truth can be known only by the universal observer. ठीक है ना? यानी सर्वज्ञ ही संपूर्ण सत्य को जान सकता है, आम व्यक्ति तो संपूर्ण सत्य को जान ही नहीं सकता है, वो तो केवल पार्शियल ट्रुथ को ही जानता है। तो वो बोलेगा कहाँ से पूर्ण सत्य के बारे में? उसको ज्ञान ही नहीं है पहले तो। समझ में आ रहा है ना? इसलिए किसी को भी अपनी बात का इतना आग्रह नहीं होना चाहिए कि मैं कहती हूँ वही सत्य है और दूसरा जो कह रहा वो सत्य नहीं है। दूसरे को भी समझो, क्योंकि वो दूसरे एंगल से बात कर रहा है, दूसरे किसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। तो इसलिए आपका स्टेटमेंट किसी कॉन्टेक्स्ट में सही हुए है, किंतु दूसरा जो बोल रहा है वो आपसे डिफरेंट भले हो, परंतु उसका भी कोई कॉन्टेक्स्ट, कोई एंगल होगा, वो भी कोई ट्रुथ के बारे में कुछ सोच करके बोल रहा होगा। तो उसको समझने की कोशिश करो। कभी कभी रॉन्ग स्टेटमेंट भी दिए जाते हैं,
तो उसको भी समझने की कोशिश करो कि ये रॉन्ग है तो क्यों है। समझे जाने बिना तुरंत कह देना कि गलत है तुम, तो वो गलत नहीं, कभी कभी वो सही होता है तो उसे गलत कह दे। तो अब हमारे पास तीन तरीके हो गए, अस्ति, नास्ति और अवक्तव्य, समझ में आ गया। ये तीन परमुटेशन कहलाते हैं, तीन परमुटेशन। क्लियर। वस्तु को इन तीन तरीकों से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, या तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को करोगे या नेगेटिव एस्पेक्ट को करेंगे। और कंप्लीट को जब कभी करोगे तो आपको इन एक्सप्लिकेबल टर्म्स में, अवक्तव्य की भाषा में कहना पड़ेगा कि इन दोनों पक्षों को लेकर के हम वस्तु के बारे में कोई भी कथन नहीं कर सकते। ठीक ना, कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि कोई भी वर्ड जो है इन दोनों एस्पेक्ट को कवर करता ही नहीं। तो हम अधूरी बात कर सकते हैं, पूरी बात नहीं कर सकते। तो आप तीन ये जब परमुटेशन, आपने स्टेटमेंट्स के जो तरीके हैं, तीन तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं, आप हजारों स्टेटमेंट बना सकते हो। पॉजिटिव हजारों बना सकते हो, नेगेटिव हजारों बना सकते हो। इन एक्सप्लिकेबल टर्म्स में भी कई तरह के से आप उस चीज को बोल सकते हो। किंतु ये कैटेगरीज तो तीन ही तरह की होगी बताने की, कहने की वस्तु के बारे में। और ये तीन परमुटेशन है, अब इनका कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। आप पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट को कहने के लिए आप कह सकते हो अस्ति और नास्ति। ठीक है ना। वस्तु ये जीव है और मैटर नहीं है। तो ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है जिनको आप जो है कंबाइन कर सकते हो। वो कंजंक्टिव वर्ड्स यूज करके, एंड या बट या जो भी आप यूज कर रहे हैं, वो यूज करके आप दो सेंटेंस बना करके पूरी वस्तु को एक्सप्लेन कर सकते हो। किंतु वो एक स्टेटमेंट नहीं है, वो दो स्टेटमेंट है। ठीक है ना। उनको कंबाइन करके वो स्टेटमेंट बनाया गया है। तो अस्ति नास्ति का एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। इसी तरह से अस्ति अवक्तव्य का एक कॉम्बिनेशन बनता है, नास्ति अवक्तव्य का एक कॉम्बिनेशन बनता है, और अस्ति नास्ति और अवक्तव्य का एक कॉम्बिनेशन बनता है। इस तरह से तीन परमुटेशन के चार कॉम्बिनेशन और भी आप बना सकते हो, इन्हें चार तरह के और स्टेटमेंट आप कर सकते हो। ठीक है ना। अस्थि कहा तो ये कि भाई मैं जीव है ये बात तो कह सकती हूँ, किंतु आप संपूर्ण जीव के बारे में कोई बात करना समझना चाहे तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन, तो अस्थि वक्तव्य हो गया। ये मैटर नहीं है ये बात तो आप कह सकते हो, किंतु संपूर्ण वस्तु यानी उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है ये भी साथ में बोलने की बात कहोगे, तो मैं कह दूंगी कि नहीं, आई कैन से दिस मच ओनली, दैट इट इज नॉट मैटर, but so far as the total reality is concerned it is always inexplicable। ठीक है ना। तो नास्तीय वक्तव्य हो गया। और तीसरा कॉम्बिनेशन ये बना सकते हो कि this is soul and not matter, but so far as the totality is concerned or reality in its entirety is concerned it is always inexplicable। ठीक है ना। तो ये आप तीन तरह से भी स्टेटमेंट दे करके वस्तु के बारे में अपना मत प्रकट कर सकते हो। तो ये सात तरह के जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं वो शादवाद के अंतर्गत सप्तभंगी कहा जाता है, सप्तभंगी। अब कुछ लोग मजाक में लिख देते हैं कि जैन धर्म में इतना कचरा हो गया है कि एक भंगी से काम नहीं चलता, सात सात भंगी लगाने पड़ते हैं। बात समझ में आई? भंगी किसको कहते हैं ये तो समझ में आया ना? नहीं, वो क्लीनिंग जो टॉयलेट क्लीन करते हैं ना उसको इंडिया में भंगी बोला जाता है। है ना। तो ऐसे ही मजाक में कभी कभी सप्तभंगी को लेकर के कोई ऐसे ही मजाक कर लेता है कि जैन धर्म में दर्शन में बहुत कचरा इकट्ठा हो गया है, तो उसको साफ करने के लिए एक भंगी से काम नहीं चलता, सात भंगी लगाने पड़ते हैं। इस सप्तभंगी शब्द का ऐसे मजाक है कोई, बट अपने को ये बात किसी और से नहीं बोलना, आप लोग जो है अपने हैं इसलिए मैंने वो बात ऐसे ही बता दी। हम फिलोसॉफी के फील्ड में कभी कभी इस तरह के मजाकिया स्टेटमेंट भी चलते हैं। सो जस्ट ये बताया कि सात भंगी यानी सेवन फोल्ड प्रेडिकेशन, इसको कहते हैं सेवन फोल्ड प्रेडिकेशन। सात प्रकार के कथन, वस्तु के बारे में सात प्रकार से आप कोई कथन कर सकते हो। आठवां कोई प्रकार बनता ही नहीं है। जितने भी प्रकार से आप वस्तु को एक्सप्लेन करते हो ये सेवन टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स यू आर डूइंग। ठीक है ना।
तो ये मैंने मोटा मोटी आपको बातें सब तीनों चैप्टर्स में जो कुछ थी वो बता दी। 5 मिनट अब वो हो रहा है, बट अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अनम्यूट कर देती हूँ। वंदामी, मेरा एक क्वेश्चन है वंदामी। हाँ तो सप्तभंगी आपने बताया, ओके। तो हाँ एक वस्तु को 7 एंगल से बता सकते हैं। जैसे वो एक एग्जाम्पल आता है एलिफेंट का, राइट? तो मतलब आंख बंद करके कोई ने सूंड टच किया तो कोई ने पाँव, उस हिसाब से वो डिस्क्राइब किए। तो right. मतलब so that is an analogy that any one item can be described in 7 different ways, ऐसा बोल सकते हैं या how will it करेक्ट, be? Okay. बिल्कुल सही। हम्म। आप अच्छा। जब कहते हैं कि वो सूप के समान है या पिलर के समान है या रोप के समान है या वॉल के समान है तो या मुसल के समान है, तो दीज ऑल आर पॉजिटिव स्टेटमेंट। अस्थि, हम्म। दे कम अंडर द अस्थि, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। ओके। और Got it. ये डॉग नहीं है या वो नास्ती में आ काऊ गया, नहीं नेगेटिव। है या बफेलो नहीं है, सो दीज आर द नेगेटिव स्टेटमेंट्स। करेक्ट, नास्ती। ठीक है ना? तो और आप संसार की, अव्यक्तत्व कैसे बोलेंगे और वंदना? अवक्तव्य ये है कि ये बात बिल्कुल सही है कि ये हाथी है और डॉग नहीं है, ये बात सही है ना? हम्म। तो ये पूरा हाथी को समझने के लिए तो आपको हाथी है और डॉग नहीं है दोनों बातें एक साथ बोलनी जरूरी है। और केवल वो थर्ड हाथी है, सेंटेंस समझ में नहीं आया वंदामी। आपने ये जैसे बोला था ना, दिस इज सोल, ठीक है, जीव, नॉट अ मैटर, ओके। तो यस अस्थि अभी आ गया, नास्ति भी आ गया, बट करेक्ट। वो अवक्तव्य का कैसे बोलेंगे? हाउ तो विल यू अब टेल ये दैट? अस्थि और नास्ति दोनों एक साथ वस्तु में है कि नहीं, पदार्थ में दोनों एक साथ अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं, हाँ, है हो ना? रहे। यस। ये दोनों को जब तक आप एक साथ ना बोले तब तक आप कभी भी पूरी वस्तु को नहीं बोलते हो, आप उसके बारे में एक पार्शियल स्टेटमेंट ही देते हो। इनकम्प्लीट स्टेटमेंट होता है आपका, मतलब कहने का मतलब टोटल रियलिटी को लेकर आप कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हो, आप उसके एक एक एस्पेक्ट को लेकर के दे रहे हो। उसके एस्पेक्ट दोनों है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही उसके एस्पेक्ट है। सो टोटलिटी में इट इज कॉम्बिनेशन और इट इज डुअल, इट इज डुअल बाय नेचर, नो? So you should explain the reality as a dual reality rather than only positive or negative one. Clear? So यस कभी भी वंदना। ऑब्जेक्ट के बारे में दो स्टेटमेंट एक साथ चल ही नहीं सकते, या तो आप पॉजिटिव बोल सकते हो या नेगेटिव बोल सकते हो। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को एक साथ लेना मुश्किल है। राइट। मुश्किल क्या, असंभव है। तो जब आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों स्टेटमेंट को एक मर्ज करके एक वर्ड में कहना है या एक सेंटेंस में ये दोनों बातें को कहना है तो आप कहेंगे इट इज इनएक्सप्लिकेबल, देयर इज नो वर्ड इन दिस डिक्शनरी, नो स्टेटमेंट in any ओके। language to explain the total reality in one word or in one sentence. अच्छा, गॉट इट वंदना। Yeah? यस। Yes. और वंदामी अच्छी तरह से अभी अभी वी कैन नो एनी क्वेश्चन ऑन नई, निक्षेप एंड स्यादवाद। आई थिंक वी हैव अ क्लैरिटी नाउ वंदामी। Yes. थैंक यू वंदामी। मतलब ये क्वेश्चन So वंदामी, नीता हो गया। हाँ, नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप में, Yes. स्थापना निक्षेप में भी एक मूर्ति को भगवान आदिनाथ करके वंदना करते हैं। नाम निक्षेप में भी वस्तु का इच्छा अनुसार नामकरण करना नाम निक्षेप है। तो करेक्ट। इसमें डिफरेंस कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, नाम निक्षेप है या स्थापना निक्षेप? नाम किसी प्रतीक, प्रतीक के रूप में कोई चीज रखी जाती है, सिंबल के रूप में जब यूज की जाती है तो वो होता है स्थापना निक्षेप। ठीक है ना? सिंबल के रूप में जो चीजें यूज की जाती है वो सब स्थापना निक्षेप में आता है। उसका कोई नाम वो नाम आप साथ में उसके उस ऑब्जेक्ट को कहने के लिए और प्रतिमा के लिए भी आप आदिनाथ शब्द प्रयोग कर सकते हो, बट वहां पर आदिनाथ नाम का प्रायोरिटी नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इमेज इम्पोर्टेंट है। आदिनाथ का जो इमेज उसको दिया, उस स्टोन को दिया गया है वो इम्पोर्टेंट है वहां पर। ठीक है ना? तो वो सिंबॉलिक है, वो सिंबॉलिक जितने भी चीजें होती है इमेज के रूप में जो चीजें प्रेजेंट की जाती है। आप स्कूल में या कॉलेज में जब आपने मैथमेटिक्स पढ़ा तो आपके टीचर स्कूल बोर्ड पे जो है ट्रायंगल बना करके आपको समझाते हैं ट्रायंगल इज दिस, नहीं? अब वो बोर्ड पर जो बनाया गया वो रियल में ट्रायंगल है क्या?
नहीं, it is a symbol to understand the real triangle. नाम निक्षेप समझ, का एक एग्जांपल दूंगा मैं। नाम निक्षेप यानी आपका नाम रख दिया लक्ष्मीपति और आपके पास में उतनी लक्ष्मी नहीं हो तो आप लक्ष्मीपति केवल नाम से कहे जाते हो, और रियल में आपके पास में है और नाम आपका सुनील है तो भी लोग आपको लक्ष्मीपति कहेंगे, तो वो रियल सेंस में है, ठीक है ना। और यूं किसी व्यक्ति के पास लक्ष्मी नहीं हो और फिर भी उसका नाम अगर लक्ष्मीपति रखा जाता है तो वो नाम की दृष्टि से है, रियल सेंस में नहीं है। Any other? या वंदा में जो ये आपने जो स्यादवाद के 7 प्रकार बताए ना, इसमें चौथा, पांचवा, छठे का एक एक उदाहरण से समझाएंगे वंदा में? चलिए, तो चौथा मैंने कहा अस्ति और नास्ति, ठीक है ना। चौथा तो स्याद अवक्तव्य, चौथा बुक में जो है वंदा में। अच्छा, तो इसमें चौथा अवक्तव्य दे दिया। तो मैंने ही बताया कि वस्तु में अस्थि होता है या ना, वस्तु या तो अस्थि रूप होती है या नास्ति रूप होती है। तेत। तो ऐसा नहीं, वस्तु दोनों रूप होती है, अस्थि रूप भी होती है, नास्ति रूप भी होती है, क्लियर। हाँ हाँ हाँ। परंतु इन दोनों बातों को एक साथ जब तक आप नहीं बोल सके तब तक कभी भी पूरी वस्तु आपके एक्सप्लेनेशन में आती नहीं है। हम्म नहीं, और आप ऐसा कर सकते हो क्या कि अस्थि और नास्ति को एक वर्ड में बोल सकते हो, नहीं दोनों बातें, कि वो जीव है और जड़ मैटर नहीं है, ये बात आप एक साथ बोल सकते हो? नहीं। नहीं बोल सकते हो। इसलिए आप क्या करोगे, आपसे कोई कहे कि आप सत्य को डिफाइन करो या किसी ऑब्जेक्ट को टोटली डिफाइन करना है आपको टोटलिटी के साथ में, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट पर्टिकुलर एस्पेक्ट, आई वांट टू नो दिस ऑब्जेक्ट, क्लियर, इन इट्स टोटलिटी। तब आप क्या कहोगे, वी कैन नॉट एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट इन इट्स टोटलिटी, ठीक है ना। हाँ हाँ। We can explain only its negative or positive aspect, or Okay. both the aspects, but in two different sentences, but not in one sentence or in one word. Clear? ठीक है वंदा में ये, बट ये इसका मतलब ये शायद अवक्तव्य हुआ, क्या हुआ मतलब? ये शायद वक्तव्य है कि वस्तु को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, परंतु ये भी मैं सापेक्ष स्टेटमेंट दे रही हूँ। अच्छा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, दोनों एस्पेक्ट को लेकर के नहीं कर सकती हूँ, किंतु एक को लेकर तो कर ही सकती हूँ ना। अच्छा क्लियर? तो मेरा इनएक्सप्लिकेबल कहना भी एक रिलेटिव टर्म है। I am not denying that I cannot explain any aspect or in any sense. Clear? समझ में आ गया? या ते चलिए नेक्स्ट में। वंदनी, आपने Yes. जो साथ में बताया था ना अपडेट या अक्ष खलु, उसमें जरा सा बता दो ज्यादा। हाँ, मैंने बताया था कि ये शात शब्द जो है ये वर्ब नहीं है। संस्कृत में शात, शाताम, शिव ऐसे एक आप वर्ब का फॉर्म विधि लिंग के अंदर बनता है, ठीक है ना। उसका अर्थ होता है संभावना, अच्छा, ठीक है। किसी चीज की संभावना की जाती है कि भाई आई कैन कम, जब आई मे कम, है ना। आप इंग्लिश में भी करते हो ना, कैन और मे का फर्क करते हो। मे में ये है कि मैं आ भी सकती हूँ, नहीं भी आ सकती हूँ, और कैन का मतलब होता है कि मैं आ ही सकती हूँ, ठीक है ना। तो आप जब श्योर नहीं होते हो कि मैं आ सकती हूँ कि नहीं आ सकती हूँ तो आप मे की भाषा में बोलते हैं, आई मे कम और आई माइट बी देयर, ठीक है ना। तो इस लैंग्वेज में जब आप बोलते हो तो उसको शात, शातम, शु संस्कृत भाषा में उस वर्ब को यूज किया जाता है। तो जो लोग शात को उस वर्ब के सेंस में समझते हैं वो फिर ऐसा अर्थ लगाते हैं कि शातवाद का मतलब होता है कि ये जीव भी हो सकता है और अजीव भी हो सकता है। आज इसको हम जीव कह रहे हैं, कल इसको अजीव भी कह सकते हैं, ऐसा वो डाउटफुल मीनिंग निकालते हैं। जबकि जैन जो है डाउट की भाषा में नहीं बोलते, वो कॉन्टेक्चुअल भाषा में बोलते हैं, है ना। वो कहते हैं कि जीव जीव ही है चेतना की अपेक्षा से, किंतु अन्य जो मटेरियल क्वालिटीज है उसकी अपेक्षा से इसमें वो मैटर की क्वालिटीज नहीं है, इसलिए इसको आप मैटर नहीं कह सकते हो। तो ये नहीं कि हम ये कह रहे कि जीव है, जब हम ये जीव का स्टेटमेंट दे रहे हैं तो हम कोई डाउट नहीं क्रिएट कर रहे कि आज हम इसको जीव कह रहे हो, कल इसको कोई अजीव भी बोल सकता है। आज किसी कॉन्टेक्स्ट में हमने इसको जीव कहा, कल इसको किसी कॉन्टेक्स्ट में आप अजीव भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं है। हम सर्टेनिटी के साथ कहते हैं कि इस अपेक्षा से तो ये जीव ही है, इसको त्रिकाल में भी आप चेंज नहीं कर सकते हो।
ठीक है ना। जी जी हाँ। आज भी ये जीव है, कल भी है, परसों भी है, जीव जीव ही है, ठीक है ना। उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। बट हाँ, इसको आप जीव, ये जीव जीव की अपेक्षा से कहा जा रहा है, अन्य द्रव्यों की अपेक्षा से ये स्टेटमेंट नहीं दिया जा रहा है, जी ठीक है ना। अन्य द्रव्यों की क्वालिटीज इसके अंदर नहीं है, बराबर। हम केवल जीव की क्वालिटीज को ध्यान में रखकर इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, अन्य पदार्थों की क्वालिटी को ध्यान में रखकर के ये स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी तरह समझाया। मैं आपका पहला लेक्चर रह गया मेरा 7 मई का, लेकिन बहुत अच्छा। वो मैंने नहीं दिया था, एक्चुअल में हिम प्रज्ञा जी ने दिया था। तो वो बोले जी थे कि मैं उस दिन इतना लोगों को कितना क्लियर हुआ नहीं हुआ तो वो भी क्लियर कर देना। पर आपके 3 चैप्टर आज पकड़ा दिए, तो 3 में एक में ही 1 घंटा लग जाता कभी कभी। बहुत डिफिकल्ट चैप्टर्स है। डिफिकल्ट चैप्टर एग्जैक्ट। और हाँ, वंदा में हिम प्रज्ञा जी ना इतना इसलिए ये लोग आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी इसलिए कहते थे कि अनेकांत और शाद्वाद 2 चीज नहीं है। शाद का मतलब अनेकांत ही है। अच्छा हाँ, इसलिए वो कहते हैं आगम युग में जिसको शाद्वाद कहते थे, दर्शन युग में उसी के लिए अनेकांत शब्द का प्रयोग किया गया। क्योंकि शाद का दर्शन मतलब क्या है, में वो अनेकांत अनेकांत है। शाद का मतलब क्या है, अनेकांत है। ये वस्तु तो अनंत धर्मात्मक है, किंतु कथन करते समय हम उसके एक धर्म का कथन करते हैं और अन्य धर्मों को गौण रखते हैं, है ना, मार्जिन में रखते हैं। एक को फोकस में करते हैं और अदर को हम मार्जिन में रखते हैं, साइड में रखते हैं, या सेकेंडरी धर्मों के रूप में उसको ट्रीट करते हैं। बट हम रिजेक्ट नहीं करते हैं उनको। तो जैसे कि हम अहिंसा को फ्रंट में रखते हैं यस और बुद्धिस्ट करुणा को रखते हैं, तो एक को प्रोजेक्ट करते हैं, बाकी सबको साइड में रखते हैं, बराबर। यस यस, उनकी उनको उससे कंसर्न है। वो उनका जी उनको वो अहिंसा को करुणा के सेंस में ही समझते हैं, जी और उसी को प्रायोरिटी देना चाहते हैं। समझ लीजिए कि एप्लीकेशन फॉर्म में वही ज्यादा लोगों को अपीलिंग लगता है, तो वो उसको जी प्रोमिनेंट उसी को मानते हैं फिर। बराबर। बट किसी चीज को मार देना है, ये तो वो भी नहीं कहेंगे ना कि हिंसा कर जी सकते हो आप। नहीं बचाने को तो वो करुणा मानते हैं सपोज, तो मारने को वो डिनाई करते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। मारने नहीं मतलब मारने को एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा तो नहीं है, नहीं ठीक है ना। तो यही है कि देखना पड़ता है कौन सी परंपरा में कौन सी बात उनको लगता है कि ये ज्यादा सही है, ये एप्लीकेबल है, ये प्रैक्टिकल है। तो कुछ लोग प्रैक्टिकल दृष्टि से सोचते हैं, कुछ लोग जी थ्योरेटिकल दृष्टि से सोचते हैं। जी तो जैनों का विचार थोड़ा थ्योरेटिकल ज्यादा हाँ है ना। प्रैक्टिकल की अपेक्षा वो थ्योरेटिकल ज्यादा सोचते हैं कि भाई तुम रियलिटी को एज इट इज समझो पहले तो, हाँ उसका एप्लीकेशन जो है मैक्सिमम जैसे भी पॉसिबल है करो। हाँ, गृहस्थ है तो ठीक है, उनको एक है कि वो इतना नहीं कर सकते, तो अपनी लिमिट में भले करो, पर रियलिटी को तो समझो पूरी तरह से। बिल्कुल। वंदा में अनेकांतवाद और आप जैसे ये शादवाद पूछा, तो अनेकांतवाद तो हम उसको बोलते हैं ना जहाँ सब सभी इज राइट, एवरीथिंग इज राइट, राइट, ईच एस्पेक्ट इज राइट, राइट। तो यहाँ पर तो हम सिर्फ एक को हम प्रोमिनेंस दे रहे हैं। नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि शादवाद का मतलब क्या है, कि में वस्तु तो अनेकांतात्मक है। शाद करके हमने क्या कहा कि वस्तु तो में तो अनेक धर्म है, किंतु मैं उसे किसी एक कॉन्टेक्स्ट में एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमारा वो स्टेटमेंट का करने, अनेकांतात्मक वस्तु को एक्सप्लेन करने का ये मेथड है, ओके। क्लियर। और अनेकांत का मतलब ये भी नहीं होता है कि सब कुछ सत्य है। जिस किसी ने कुछ भी स्टेटमेंट दिया तो सब सत्य है, ऐसा नहीं है। अनेकांत का मतलब क्या है कि वस्तु के अनंत धर्म है, उनको समझने के लिए आपके पास में अनंत दृष्टियां होनी चाहिए। परंतु कोई अपने मन से कुछ भी स्टेटमेंट बना दे उसको हम सत्य नहीं मानते। वो रियलिटी से कंफर्म होना चाहिए, रियलिटी में वो चीज होनी चाहिए, तो हम उसका स्टेटमेंट सही मानेंगे। तो अनेकांत एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जाता है, किसी सब्जेक्टिव व्यूज ओपिनियन को जस्टिफाई करने के लिए नहीं किया जाता है ना। वो इसलिए कहते हैं ना, वो चोर भी कहेगा मैं चोरी कर रहा हूँ तो मैं कौन सा गलत काम कर रहा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, परिवार तो चलाना ही होगा, मैं घर के लोगों को कोई भूखे थोड़ा मरने दूंगा,
तो उसका दृष्टिकोण सही है। वो कहते हैं मैं जॉब खोज लिया, मैंने एजुकेशन मेरे से जितना पॉसिबल था सब कुछ लिया, मेरे सामर्थ्य में जो कुछ था मैंने किया, बट अब कुछ नहीं हो रहा, तब क्या करे, चोरी डकैती के बिना कुछ काम नहीं होगा। तो वो उसका एंगल तो सही है, नहीं है? वो बेचारा क्या करे, भाग्य का मारा है, उसको और कोई तरीका ही नहीं मिल रहा है, उसको लोग जॉब ही नहीं देते, वो मेहनत करना भी चाहे तो नहीं देते। तो अब भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा, कोई तरह से उसकी सुविधा नहीं बैठ रही है, तो फिर क्या करेगा वो? चोरी डकैती करके अपना भरण पोषण तो करेगा ना, रोज तो भूखा नहीं सो सकता है ना। हम्म, तो उसका ओपिनियन को सही मानोगे आप? नहीं। नहीं, है ना। तो आपको ये देखना है कि सही और गलत के क्राइटेरिया होते हैं। जी फिलॉसफी में ऑब्जेक्ट हमारा क्राइटेरिया कि रियलिटी क्या है, उसको उसके हिसाब से आप कोई बात कहते हो तो सत्य है। अगर उसके अगेंस्ट में कोई बात स्टेटमेंट देते हो तो उसको हम जस्टिफाई नहीं करते अनिकांत से, हम उसको रिजेक्ट ही करते हैं। जी। क्लियर? तो यस। शम्मी जी, जो आपने अभी ये चोर का जो आपने एग्जाम्पल दिया, तो उसमें भी ये 3 हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नो, आई मीन इनएक्सक्लिपेबल, कि या यस। वो तो नेगेटिव ही है। ओ, तो उसमें पॉजिटिव वाली कोई बात नहीं है, वो नेगेटिव ही है, क्योंकि ये चीजें आपको ट्रुथ को या सही और गलत के कई क्राइटेरिया है ना। तो मोरलिटी एक क्राइटेरिया है कि जो चीजें मोरली एक्सेप्टेड होती है, मोरल होती है, उसी को आप सही कहोगे। इमोरल चीजों को भी अगर आप किसी अपेक्षा से सही कहने लगोगे तो फिर इमोरलिटी और मोरलिटी के बीच का डिफरेंस ही खत्म हो जाएगा, है ना। सो इमोरल एक्ट को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो किसी भी एंगल से। सो ये सिर्फ धर्म के अपेक्षा से ये डिविजन्स है, नॉट जस्ट एवरीथिंग। लाइक बुक ले तो ये बुक है लेकिन पेपर नहीं है, ऐसे नहीं। इट इज ओनली फॉर धर्म। धर्म का मतलब? धर्म मीन्स इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, ये 3 फिलोसफीज हम यूज करते हैं, या किसी के एनीथिंग इन लाइफ वी कैन यूज इट। नहीं नहीं, ये धर्म नहीं है, ये है वस्तु स्वरूप है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी को समझने की मेथड है ये, अस्ति नास्ति अवक्तव्य। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी रियलिटी हो, कोई भी फैक्ट हो, उसको समझने के ये 3 तरीके हैं कि वो फैक्ट क्या है ना। तो उसको कैसे आप समझोगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे, उसका ये मेथड है एक्सप्लेन करने का। ठीक है, ये है ऑब्जेक्टिव रियलिटी, जिसको हम कहते हैं कि तत्व का जो निर्णय किया जाता है ना, तत्वों का जो निर्णय किया जाता है, तत्व दृष्टा जो होते हैं, तत्वों का निर्णय करते हैं, वो कैसे करते हैं? वो वास्तविकता को समझ करके करते हैं कि वास्तविक में वस्तु क्या है, कैसी है, उसी को समझो और उसी के को एक्सप्लेन करो। अपने मन से कोई स्टेटमेंट नहीं देना है, अपने मन से कोई चीज इम्पोज नहीं करना है, अपने मन का कोई इंटरप्रिटेशन उसमें ऐड नहीं करना है। इसलिए ध्यान किया जाता है। जो योगी होते हैं वो ध्यान क्यों करते हैं कि वो कहते हैं कि हमारे नहीं तो हम अपने विचारों से, अपने माइंड से चीजों को समझते हैं, और वो रियलिटी को जरूरी नहीं है वो रियलिटी के हिसाब से हमारा विचार हो। तो आपके दिमाग से विचार निकल जाने चाहिए, केवल रियलिटी आपके सामने मैनिफेस्ट करना चाहिए एज इट इज। और वो ध्यान की अवस्था में होता है, इस तरह का वस्तु का साक्षात्कार होता है। तो वो वस्तु के वो साक्षात जैसी है वैसी देखते हैं, अपने मन से कुछ भी इम्पोज नहीं करते। ठीक है ना, अपने मन का कोई इंटरप्रिटेशन नहीं देते। इसलिए बुद्धिज्म में कहा जाता है डीकंसेप्चुअलाइजेशन बहुत जरूरी है, रियलिटी को समझना है ना। आपके दिमाग की कंडीशनिंग जो है ना उसको निकालो रियलिटी को समझने से पहले। अब आपने बचपन से ही समझ लिया है कि मान लीजिए कि कोई चीज सही नहीं है, परंतु आपको समझा दिया कि नहीं ऐसा करना चाहिए, ये सही है, तो आपके दिमाग में तो वही बैठ गया। अब वो सही नहीं है तो भी करते ही रहेंगे कि नहीं ये तो सही है, सभी लोग करते हैं, हमारी तो परंपरा में यही बात है, हमारी कल्चर में ये बात है, हमारे ट्रेडिशन में ये बात है, और ये सब ये वर्षों से इस तरह से चला आ रहा है। तो कभी कभी रॉन्ग प्रैक्टिस भी चलती रहती है, ठीक है ना। परंतु अगर आपको तत्व समझ में आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि वो रॉन्ग है या राइट है। क्लियर? तो तत्व दृष्टा ऋषि जो होते हैं वो मन से कुछ भी इम्पोज नहीं करते, वो तत्व को, रियलिटी को पहले परसीव करते हैं, उसको रियलाइज करते हैं। इसलिए जब कभी धर्म के बारे में भी कोई बात कही जाती है तो ये कहा जाता है कि ये रिवील हुआ, यानी उन्होंने अपनी ओर से कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया है,
ये उनको ऐसा दिखाई दिया है, ऐसा उनके अनुभव में, एक्सपीरियंस में आया है। ठीक, तो ये तत्व का निर्णय जो है वो अस्ति नास्ति अवक्तव्य की भाषा में किया जाता है, तत्व का निर्णय। और अपने मन से कोई इंटरप्रिटेशन देता किसी चीज का और सामने वाले को सही समझ में आता है और उसको लगता है कि हाँ ये भी लॉजिकल है, तो वो चलता रहे, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। अगर कोई वो रॉन्ग नहीं जा रहा है, उसका रिजल्ट जो है वो रॉन्ग नहीं हो रहा है। अब कुछ समय पहले गैलीलियो से पहले समझ लो ये मान करके चल रहे थे ना कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और वर्तमान में माना जाता है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। अब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा उनको ज्ञान, अगर वास्तव में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है वर्तमान में, वो बात सही है और वही सही है, तो गैलीलियो के टाइम में सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता था, और उसके आधार पर भी जो कैलकुलेशन बनाए और जो भी साइंटिफिक थियरीज आई वो भी वर्क कर रही थी, है ना। तो कभी कभी गलत चीजें भी वर्क करती रहती, दुनिया का काम तो चलता ही रहता है। अब हमने मान लिया कि हम, ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई है, ये बंधु है, तो ये तो वास्तव में तो ऐसा कुछ है नहीं संसार में। कोई है तुम्हारे माता पिता? नहीं ना। आपने किसी से जन्म लिया है क्या? हाँ, बायोलॉजिकल लिया है। हाँ बायोलॉजी। Right. और लेकिन हाँ लाइक धर्म के प्रति, हाँ लाइक दैट। तुम अगर अपने आप को शरीर नहीं आत्मा समझते हो तो तुम तो अजन्मा हो। तुम्हें कोई किसी ने जन्म दिया ही नहीं, तो कौन तुम्हारी माँ, कौन तुम्हारे पिता? समझ में आया ना। जी। तो निश्चय नहीं में तो कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है निश्चय नहीं में कि तुम अकेले हो, तुम्हारा कोई होता नहीं है एक्चुअल में। बट व्यवहार में हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि क्योंकि हमने बायोलॉजिकली तो किसी से जन्म लिया ही है, हमारा डेवलपमेंट हुआ है, हमारा विकास हमारे प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं पेरेंट्स ने समझी है, तो हमारा भी फिर उनके प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्लियर? सो ये निश्चय कहता है कि नहीं, ये निश्चय क्या देख रहा है? आत्मा को देख रहा है। और व्यवहार क्या देख रहा है? बॉडी को देख रहा है कि आप बॉडी कैसे बनी है। तो दोनों के एंगल अलग अलग है थोड़ा देखने के। तो रियलिटी में आप आत्मा हो ना कि शरीर हो, ठीक है ना। कर्मों के योग से शरीर मिलता रहता है। अब वो तो एक्सीडेंटल है, उसको कहते हैं एक्सीडेंटल, है ना, संयोगिक है। कर्म है तो शरीर मिला, नहीं है तो फिर कहाँ गया शरीर? फिर उसके साथ अब आपका क्या रिलेशन रहा? कुछ नहीं। मुक्त आत्माओं का अपने अतीत के शरीरों से क्या रिलेशन है बताइए? उनके अतीत के जो भी संबंध रहे उनसे क्या रिलेशन है उनका? कुछ नहीं है ना। वंदा में हाँ, एक क्वेश्चन था। जैनिज्म में अभी वो 14वें गुण स्थान के लिए वो शुद्ध बुद्ध वो वर्ड यूज होता है, तो वो बुद्ध का मतलब क्या है? शुद्ध का मतलब तो कर्मों से मुक्त हो जाना, बुद्ध का मतलब जागृत हो जाना, आप, है ना, जागृत। अच्छा, एनलाइटेंड हो जाना, एनलाइटेंड हो जाना, केवल enlightened, ज्ञान मिल गया, ठीक। ठीक है ना। शुद्ध बुद्ध मुक्त हो गया, यानी इस शरीर से भी आप पूरी तरह से छूट गए, ठीक है। तो मतलब सिद्धावस्था को आपने प्राप्त कर लिया, तो संसार से मुक्त हो गए, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गए, कर्म के बंधन से मुक्त हो गए। क्लियर? और परिनिर्वृत्त यानी तुम असीम शांति की अवस्था में पहुंच गए हो, है ना, इटर्नल पीस की कंडीशन में हो। परिनिर्वृत्त पूरी तरह से शांत हो गए, तुम्हारे अंदर के सारे कषाय जो भी टर्मोइल्स हैं सारे एक तरह से समाप्त हो गए। तो परिनिर्वृत्त यानी परम शांत अवस्था प्राप्त हो गई है। कषाय के कारण से यह जीव जो है वो अशांत रहता है ना। और तो असीम शांति की अवस्था हो गई। और सब व दुखान मंतम करेंती, ऐसा करके आता है, सारे दुखों का अंत कर दिया। अब जन्म मरण, शारीरिक मानसिक भौतिक आदि भौतिक आदि दैविक कोई तरह का कष्ट अब जीवन में नहीं रहा, तो वो मोक्ष अवस्था कहलाती है। तो मोक्ष अवस्था को समझने के 5 एक तरह से वो है क्राइटेरिया है, समझो। मुक्त आत्मा का स्वरूप है ये 5 शब्दों में: सिद्ध बुद्ध मुक्त परिनिर्वृत्त और सर्व दुखांत कर। ये सिद्धों का स्वरूप है। वंदा में एक क्वेश्चन है,
तो इसमें वस्तु स्वजातवाद में वस्तु को समझने के लिए यानी वस्तु यानी उसमें पौद्गलिक वस्तु और आत्मा भी आ जाएगा कैसा? तो अब वस्तु शब्द वर्तमान में आप क्या है मटेरियल ऑब्जेक्ट को के लिए बोलते हो कि ये वस्तु ला दो वो वस्तु ला दो, समझना। तो यही मैं आपसे कह रही थी शब्दों के अर्थ किस तरह से बदलते हैं। अच्छा। वर्तमान में वस्तु शब्द को आप मटेरियल ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हो, किंतु दर्शन में फिलॉसफी के फील्ड में वस्तु का मतलब ये नहीं होता है कि मटेरियल ऑब्जेक्ट। वस्तु का मतलब होता है कि जिसमें द्रव्य और पर्याय होते हैं, उस हर पदार्थ को वस्तु कहा जाता है। जो वस्तु अस्ति नास्ति रूप होती है उसको सबको वस्तु कहा जाता है, ठीक है ना। तो उस सेंस में आपको बहुत ही फिलोसॉफिकल सेंस में इस वर्ड का मीनिंग समझना है। जब हम दर्शन वाले या धर्म वाले कोई बात कहते हैं वस्तु के रूप में, तो वो वस्तु सभी तरह की वस्तु पदार्थ आ गए, जीव अजीव सारे पदार्थ आ गए, क्योंकि वो हम जो क्राइटेरिया वस्तु के लिए यूज कर रहे हैं वो सब पे अप्लाई होता है। हर वस्तु में कोई ना कोई क्वालिटी होती है, हर वस्तु में कोई ना कोई अवस्था बनती है ना। पानी है तो कभी भाप बन जाता है, कभी बर्फ बन जाता है, कभी लिक्विड फॉर्म में रहता है, और उसकी अपनी क्वालिटीज है कि वो शीतलता प्रदान करता है, प्यास बुझाता है, ठीक है ना। उसके द्वारा क्लीनिंग वगैरह ये सब चीजें इजी होती है। तो ये क्वालिटीज उसके अंदर होती है और उसकी अवस्थाएं बदलती रहती, कभी वो लिक्विड फॉर्म में होता है, कभी आइस के फॉर्म में होता है, कभी भाप के फॉर्म में होता है, स्टीम के फॉर्म में होता है। तो ये अवस्थाएं भी बनती रहती। तो हर पदार्थ का यही है कि हम जीव हैं, हम आज हम मनुष्य हैं, कल देव बन सकते हैं, परसों मुक्त हो सकते हैं। तो हमारा स्वरूप तो हमारा रूप तो बदलता रहता है, परंतु हमारी जो क्वालिटी है वो चेतना, वो हमारे अंदर हमेशा रहती है। आप चाहे किसी भी रूप में रहो, आप में वो चेतना तो हमेशा ही रहेगी। आप जीव रूप में ही पहचाने जाओगे, आपको कोई जड़ नहीं कहेगा। बराबर। हर कंडीशन में आप जीव के रूप में ही जाने जाओगे। तो आपकी ये जो इटर्नल आइडेंटिटी है वो हमेशा बनी रहती है, वो आपकी क्वालिटी के कारण से, क्योंकि वो क्वालिटी आपके अंदर हमेशा ही रहती है, चेतना आपके अंदर हमेशा ही रहती है, ठीक है ना। सो इसलिए आपकी ये पहचान हमेशा रहेगी, चाहे आप मुक्त हो जाओ, चाहे संसार में रहो, चाहे किसी भी रूप में रहो, आप जीव रूप में ही जाने जाओगे। तो ये वस्तु का हमारा क्राइटेरिया है कि हर वस्तु में गुण पर्याय होते हैं और इसलिए वो वस्तु कहलाती है। और उसका स्वरूप और पर रूप दोनों होते हैं, यानी उसको अस्ति नास्ति रूप में भी आप समझ सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव रूप में भी उसको एक्सप्लेन करते हो। उसमें कुछ चीजें है और कुछ है नॉट, ये क्वालिटीज उसके अंदर होती है। वो जीव रूप में तो एग्जिस्ट करता है, अन्य किसी तत्व के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आपको ये कहना पड़ेगा कि वो जीव रूप में एग्जिस्ट करता है, न कि अन्य तत्व के रूप में। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें उसमें जब तक आप नहीं लगाओगे, अप्लाई नहीं करोगे, तब तक उसके स्वरूप को आप नहीं समझ पाओगे। चलिए, तो बहुत अच्छी। हाँ, तो आज 10 बज गई है, 8:30 की जगह 9 बजे वंदा में 9 बजे। ओ ये घड़ी वो गड़बड़ है, घड़ी वो चेंज नहीं हुआ टाइम आपका। Yeah. इसको सामने ही लगवा लिया और उसको सीधे सही नहीं किया। चलो 9 बजे की, सॉरी। मंगली पाठ हाँ, चत्तारि मंगलम अर्हन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत्तमा अर्हन्ता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पुनत्तो धम्मो लघुत्तमो चत्तारि शरणं पवच्चामि अर्हन्ते शरणं पवच्चामि सिद्धे शरणं पवच्चामि साहु शरणं पवच्चामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं पवच्चामि। वंदामि नमस्ते। वंदामि शम्मी जी। बहुत अच्छा लगा। कृतज्ञोस्मि वंदामि, हम आपके आभारी है। सुखसता वंदामि, थैंक यू हाँ, वंदामि, आपके सिंपल आभारी टर्म्स में हैं। समझाया। वंदामि शम्मी। चलिए, हमारा प्रिय विषय है, हम दर्शन के इन्हीं विषयों पर ज्यादा डिस्कशन करते हैं और ऐसी बातों पर ज्यादा करते हैं, इसलिए टफ टॉपिक था, लेकिन आपने बहुत सिंपल से हमको समझाया। अभी हमको पढ़ना अभी हमें पढ़ना पड़ेगा वंदा में, बहुत पढ़ना पड़ेगा। हाँ, नहीं आप पढ़ोगे तब काफी कुछ समझ में आ जाएगा। बात क्या है, समझना जरूरी है। टेक्स्ट इतना कठिन नहीं लगता है, फिर बात मूल क्लिक करनी चाहिए कि है क्या, एक्चुअल में बात क्या कही जा रही है। मेन तो समनी जी आपने अनेकांतवाद का ही
मीनिंग समझाया। यस लेकिन So, अनेकांतवाद में तो मैं ऐसा समझती थी बंदामी कि वो विचारों पे होता है, ये वस्तु पे है, राइट? उसमें उसके विचार भी सही है, उसके विचार भी सही है, ऐसा होता है। ऑब्जेक्टिव नॉट इसीलिए सब्जेक्टिव, कोई भी कुछ भी बोल दे। इसीलिए कहा जाता है ये अनेकांत जो है ना वो फिलोसॉफिकल ट्रुथ को एक्सप्लेन करता है, फिलोसॉफिकल यानी ऑब्जेक्टिव जो रियलिटी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए प्रॉपरली इसको अप्लाई किया जाता है कि भाई आपने एक दृष्टि से तो वस्तु को देख लिया, दूसरी दृष्टि से आपने देखा ही नहीं, तो आप वस्तु के बारे में पूरा कथन कैसे करोगे? आपको रियलिटी को पूरी तरह से समझ के बोलना है। आधा अधूरा नॉलेज जो है वो खतरनाक होता है। क्लियर? तो अनेकांत ये समझाता है कि वस्तु में अनेक क्वालिटीज होती है। अब एक ही व्यक्ति है, मान लीजिए मैं किसी की सिस्टर हूँ, किसी की बुआ लगती हूँ, किसी की मौसी लगती हूँ, किसी के कुछ लगती हूँ, किसी के कुछ लगती हूँ, तो ये सब बातें मुझ में अप्लाई तो एक साथ करती है ना। तो मुझे समझना हो तो मुझे आपको इन सभी एंगल से सारे रिलेटिव जो जितने भी एंगल्स हैं उससे देखना पड़ेगा। अब आप एक ही एंगल से मुझे देखोगे तो एक ही एंगल से समझ में आएगा, फिर कोई दूसरा कोई स्टेटमेंट मेरे बारे में दे देंगे तो आप बोगला जाएंगे, अरे ये क्या चीज है, ये कैसे हो सकता है? एक ही व्यक्ति जो है मासी भी हो जाते हैं और एक ही बुआ कैसे हो सकती है? या तो मासी होगी या बुआ होगी, मासी बुआ दोनों एक साथ कैसे हो सकती है? बट आपको समझना होगा कि मैं अपनी भांजे की दृष्टि से मासी हूँ और भतीजे की दृष्टि से तो मैं बुआ ही कहलाऊंगी ना। तो आपको दो अलग अलग एंगल से देखने से ये बात समझ में आएगी। आप एक एंगल से जब सोचोगे तो आपको गलत लगेगा ये स्टेटमेंट, क्योंकि एक एंगल से तो एक ही बात अप्लाई करती है, दो बात ऑपोजिट चीजें अप्लाई नहीं करती है। जी ठीक, तो ये दोनों बातें, इसीलिए वो अन्य दर्शन के लोगों को ये आज तक जल्दी से ये अनेकांत और शाद्वाद जैनों का समझ में नहीं आता है। वो कहते हैं एक ही वस्तु इज और इज नॉट कैसे हो सकती है, या तो वो इज होगी या इज नॉट होगी, है ना, दो कैसे हो सकती है? तो हम कहते हैं तुम जीव हो और जड़ पदार्थ नहीं हो, ये बातें तुम्हारे ऊपर लागू हो रही है कि नहीं? हम जीव को ही नेगेट नहीं कर रहे दूसरे स्टेटमेंट में, हम कहते हैं कि इस अपेक्षा से तो तुम जीव हो और उस अपेक्षा से जड़ पदार्थ नहीं हो, है ना। जीव नहीं हो का मतलब अन्य पदार्थ नहीं हो, हम ये समझा रहे हैं आपको, न कि हम ये कह रहे कि जीव नहीं है और जीव हो भी सही और जीव नहीं भी हो, ऐसा हम नहीं कह रहे। हम तो कहते हैं कि तुम जीव हो, अन्य कोई पदार्थ नहीं हो। तो वो कहते हैं कि अन्य कोई पदार्थ नहीं होते, तो अन्य पदार्थ से संबंध है, इसका जीव से क्या संबंध है? अरे अन्य पदार्थ के ऊपर तो ये लागू नहीं होता, ये होता है जीव के ऊपर लागू होता है ना। अन्य पदार्थ तो अपनी जगह तो है ही, उसको तो हमें नेगेट नहीं करना है। ये जीव जो है जड़ नहीं है, ये बात हमको कहना है ना, तो वो तो जीव ही पर लागू होगी ना। बात समझ में आ रही? तो मेरा पॉइंट ये है वंदामी कि अनेकांत में और शाद्वाद में कोई डिफरेंस नहीं है, इट्स द सेम थिंग इन द सेम थिंग है, बस बात इतना सही है कि जब हम शाद्वाद की भाषा प्रयोग कर रहे हैं तब हम ये कहते हैं कि वस्तु में धर्म तो अनेक हैं, किंतु मैं किसी एक कॉन्टेक्स्ट में उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये बात समझाने के लिए हम उस भाषा में बोलते हैं। हम स्यात् कह करके उसको ये कह रहे हैं कि ये वस्तु तो अनेक धर्मात्मक है, किंतु मैं किसी एंगल से इसके बारे में एक ही प्रकार की बात कर रही हूँ। और है ना, अनेकांत में कैसे वो बोलेंगे? एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस है। शाद कह करके यू आर एक्सेप्टिंग दैट द ऑब्जेक्ट इज हैविंग मल्टीपल एस्पेक्ट्स, ओके, बट इन वन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट इट इज लाइक दिस। ठीक है, तो वो एक्सेप्टेंस है मल्टीपल एस्पेक्ट्स का, मल्टीपल रियलिटी का। वो मुझे समझ में आ गया वंदामी, लेकिन इसी को अनेकांत में कैसे बोलेंगे? अनेकांत की भाषा में आप बोल नहीं सकते हो। अनेकांत की केवल समझना है कि मतलब आप ये इसको मल्टीपल पॉइंट। अनेकांत नॉलेज का चीज है, नॉलेज की। आप अनेकांत वस्तु का नाम है जिसके अनेक पक्ष होते हैं, अनेक एस्पेक्ट होते हैं, अनेक एट्रीब्यूट्स होते हैं, उस ऑब्जेक्ट को अनेकांत ओके, आई गॉट इट नाउ। अब उस ऑब्जेक्ट को कहने का तरीका आपका क्या होना चाहिए कि उसकी एक क्वालिटी जिससे आपका जो आपका कंसर्न है आप उसको फोकस में रखिए और अदर क्वालिटीज को जो है मार्जिन में रख करके बोलिए, उसको डिनाई मत करिए, उसको मार्जिन में रख करके बोलिए। तो वंदामी, in a way, अनेकांतवाद will be subjective और objective will be सायवाद, शाद्वाद, सायद्वाद,
शादवाद नहीं, अनेकांत तो प्योर ऑब्जेक्टिव ही है, वो तो अच्छा, पूरा प्योर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव। वो तो ऑब्जेक्टिव ही है। अच्छा, शादवाद भी ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, ये भी सब्जेक्टिव नहीं है, परंतु सब्जेक्ट ये बताया जा रहा है कि हम वस्तु को एक्सप्लेन कर रहे हैं, नहीं तो हम अपनी तरीके से इंटरप्रिटेशन नहीं दे रहे, हम अपना कोई इम्पोजिशन नहीं कर रहे। we are just explaining the reality. हम वस्तु को जिस एंगल से देख रहे हैं, जिस एस्पेक्ट को हम उसको देख रहे हैं, हम उस एस्पेक्ट की ही चर्चा कर रहे हैं। ओके। ठीक है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव व्यू है, ये भी सब्जेक्टिव नहीं है। अगर प्योर no reality. सब्जेक्टिव हो और ऑब्जेक्टिव के साथ उसका कोई वो नहीं हो, रिलेशन ना हो, तो वो गलत स्टेटमेंट है ओके। है ना, वो गलत है, क्योंकि आपने रियलिटी तो वैसी है नहीं जैसा आप बोल रहे हो। जी। आप रियलिटी में वो चीज है क्या जो आप बोल रहे हो? आपका अपना ओपिनियन है, आपकी अपना एंगल है, आपका अपना समझ है, बट वो रियलिटी में भी अगर अप्लाई कर रहा है, रियलिटी के साथ कोरिस्पॉन्ड करता हो, तो ही आपकी बात सही मानेंगी, अदरवाइज गलत। ओके। चाहे नयवाद का सिद्धांत ले लो, चाहे शादवाद ले लो, चाहे सप्तभंगी ले लो, चाहे अनेकांतवाद ले लो, ये सारे ऑब्जेक्टिव ट्रुथ को एक्सप्लेन करने के मेथड्स हैं, मेथड्स है ना। नयवाद जो है एक एस्पेक्ट को लेकर के बात करता है, वो कहता है कि भाई पूरे ऑब्जेक्ट को तो मैं समझता नहीं हूँ, जानता नहीं हूँ ना, मेरा कंसर्न है उसके बारे में, मैं तो एक चीज समझना चाहता हूँ, मुझे मारुति कार खरीदना बस। अब वो मारुति कार का मुझे वही चाहिए, बस वो मॉडल चाहिए। अब उसका कलर क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है ना, कौन सी कंपनी ने उसका प्रोडक्शन किया है, कहाँ से सेल हो रही है ना, कौन उसको परचेज कर रहा है ना, वगैरह वगैरह, ये 50 बातें मुझे मतलब नहीं है उससे, वो सब अप्लाई तो करती है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी कलर हो, मुझे चाहिए मारुति, कोई ब्रांड चाहिए सपोज, तो हर व्यक्ति जो है वो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट उसका कंसर्न होता है, पूरे ऑब्जेक्ट में क्या कुछ है उससे उसको मतलब नहीं है, एक चीज जो है जो उसको चाहिए वो अगर है तो दैट इज ओके। क्लियर? सो ये है अनेकांतवाद। नयवाद का दृष्टिकोण हमेशा एक वस्तु के एक धर्म पर आधारित होता है, जो आपका मूल कंसर्न होता है, उस ऑब्जेक्ट को यूज करने के पीछे जो आपका कंसर्न है, वो उसकी क्या कौन सी क्वालिटी आप उस चाहते हो, बस वही आपका फोकस रहता है। बट अनेकांत पूरे ऑब्जेक्ट पर दृष्टि रख रहा है, ये पूरे इसके सारे एस्पेक्ट्स को देखिए, पर आप बोल नहीं सकते हो, इस सारे को एक साथ बोल नहीं सकते, बोलने में आपको एक को फोकस करना है, अन्य को जो है गौण करके सेकेंडरी रखे मार्जिन में रख करके बोलना है, तो इसको शादवाद बोलते हैं। तो ये रियलिटी को एक्सप्लेन कर रहा है ना, you are accepting that there are hundreds of such aspects of reality and you know, but you cannot explain all together. All of them. So one at So a time. you are focusing on one and keeping others in margin. Clear? तो आप यहाँ रियलिटी पर ही फोकस कर रहे हो, you are not giving your own opinion about the objects. Clear? Yeah. So it is not subjective. It is not subjective. Objective, both are It objective. must correspond to reality. It must correspond to reality. ठीक है? क्या आपने बोला था, रियलिटी में कंफर्म करना है उसको। हाँ, रियलिटी में से कंफर्म करना, आप नहीं तो यहाँ कोई कुछ भी बोल देगा। यस। हाँ, मैं कैसे कह दूं मोक्ष नहीं है, तो सब गुमराह हो जाएंगे सारे लोग। हाँ, तो मुझे प्रूव करके बताओ कि मोक्ष नहीं है, तो कैसे किस आधार पे आप बोल रहे हो, है तो किस आधार पे बोल रहे हो? तो है के तो मेरे पास बहुत सारे आधार है, पर नहीं का कोई आधार नहीं है मेरे पास। ठीक है ना? सो विद बेसलेस बातों को अनेकांत अप्रूव नहीं करता, बेसलेस को। इट मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग फूटिंग इनटू रियलिटी। क्लियर? जब तक आप बिना बेस की बात करोगे तो अनेकांत में उसको जस्टिफाई नहीं किया जाता। इसलिए मैं कई बार कहती हूँ लोगों से कि भी प्लीज ऐसा एक्सप्लेन मत करो अनेकांत को कि सब अपनी अपनी दृष्टि से सत्य है। सब कैसे सत्य है बताइए? तो सच्ची बात है। कुछ गलत लोग भी है नहीं इस दुनिया में, नहीं तो फिर गलत हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, फिर उस गलत के लिए दंड दिया क्यों जा रहा है? अगर सभी सही है तो ये कानून की जरूरत क्यों है, नियमों की जरूरत क्या है? एथिकल रूल्स रेगुलेशन क्यों चाहिए किसी संस्था में? सब सही है, जिसका मन आए जो करो। जैसा आए वैसा समझो। तो फिर किसी एक्सपर्ट के पास जाने की जरूरत क्या है आपको? आप ही एक्सपर्ट बन गए सब। ठीक है ना? सब उलट पुलट हो जाएगा।
सो इसलिए सब चीजों के क्राइटेरिया बनाए हुए होते हैं। सोशल साइंस के अपने नॉर्म्स हैं, फिलोसफी के अपने नॉर्म्स हैं, रिलीजन के अपने नॉर्म्स होते हैं, उनके क्राइटेरिया को आपको फॉलो करना है। जब आप रिलीजियस चीजों को बात करोगे तो आपको रिलीजन का क्या क्राइटेरिया है? आप चोरी करने को गलत क्यों कहते हो? क्योंकि रिलीजन इसको अप्रूव नहीं करता है। आप ये बात आप सही धर्म और अधर्म की भाषा जो है वो रिलीजन के द्वारा डिटरमिन होती है, उसका क्राइटेरिया काम आता है उसमें। आप अपने मन से किसी को ये सत्य नहीं कह सकते हो। ये चीजों में जो धर्म और अधर्म का जहाँ झगड़ा है वहां शास्त्रों से ही उसका निर्णय होता है, या ज्ञानी पुरुषों के वचनों से उसका निर्णय होता है। अब आप तो उतने बड़े ज्ञानी नहीं हो, आप कैसे डिसाइड करोगे ये सब चीजें? क्लियर? सो सबके अपने अपने क्राइटेरिया है ना। सो अपने को ये देखना है कि कौन से टॉपिक, कौन से सब्जेक्ट पर हम बात कर रहे हैं। वो अगर फिलोसफी का सब्जेक्ट है तो फिलोसफी का क्राइटेरिया फॉलो करो, रिलीजन का सब्जेक्ट है तो रिलीजन को के क्राइटेरिया को फॉलो करो, है ना। सोशल साइंस है तो उसमें सोशल साइंस के अपने नियम, जो रूल्स रेगुलेशन उसको फॉलो करिए। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपको वहां के ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन में देखना पड़ेगा। कंट्री को रूल कर रहे हो तो कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, क्या सही क्या गलत, आप उसको फॉलो करोगे। क्लियर? तो ये दुनिया बहुत बड़ी है और इसको समझना बहुत कठिन है। हाँ, कठिन है। अच्छा सरल है। बस नहीं, इतना ही है कि कठिन ही है, ये हाँ। दिमाग ओपन रखो कि तुम अब जनरल लोग वस्तु को जिस तरह से समझते हैं, अगर आप फिलोसफी के लोगों से उसी भाषा में बात करोगे तो उनकी बात को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वो अलग ही लैंग्वेज में बात करते हैं, जी। है ना। हमारी लैंग्वेज मतलब फिलोसफी के लोगों की लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट होती है, जो आम व्यक्ति समझते हैं। अब कहते हैं कि भाई तुम अकेले हो, तो कहते हैं अरे ये कैसी बातें, एब्सर्ड बातें, हम अकेले कैसे हैं, हमारे मम्मी है, पापा है, भाई है, बंधु है, अमुक है, तमुक है, और हम इनसे रिलेशन नहीं रखेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा कौन केयर करेगा। ये महाराज जी तो उपदेश तो दे देते हैं, हमारी केयर करने के लिए कौन आएगा? हमको तो रिलेशन रखने जरूरी है। तो हम जब समझाते हैं तब हम आपको ये कहते हैं कि जब आत्मा के बारे में क्यों सोचना जरूरी है। संबंध आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि आपका सोशल लाइफ है, किंतु जब आप स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में आते हो, रिलीजन के फील्ड में आते हो, आत्मा को समझने जब आते हो, मोक्ष की जब इच्छा रखते हो, तो हम फिर आपको उस तरह से कोई बात समझाएंगे ताकि आपके भ्रम और भ्रांतियां दूर हो जाए, राग कम हो जाए इन सब चीजों के प्रति। इसलिए हम वैराग्य पैदा करने के लिए ये बातें कहते हैं, ठीक है ना। ओके, वंदामी शमनी जी। वंदना भी शमनी जी, बहुत वंदना अच्छा में सिखाया। शमनी जी। जय जय समय वंदना में बहुत बहुत अरे आभार।